मित्रों, मैं दशरथ वर्मा अपने YouTube चैनल लक्ष्य अकादमी पर आप सबका स्वागत करते हैं। आपको डाइजेस्टिव सिस्टम पाचन तंत्र से संबंधित आपको 10 वीडियो दिए गए, तो उस पाचन तंत्र से संबंधित 10 वीडियो से आधारित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं टेट, सीटेट, नीट व अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला आज तुम लोगों के सामने प्रस्तुत की जाएगी, जिसमें से पहला क्वेश्चन है पाचन तंत्र से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न एवं उनकी उत्तर व्याख्या सहित आपके सामने प्रस्तुत की जाएगी इस वीडियो में। जिसमें आपका पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हार्मोन की तरह कार्य करता है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हार्मोन की तरह कार्य करता है। इसमें ऑप्शन दिया गया है विटामिन ई, दूसरा ऑप्शन है विटामिन बी, तीसरा ऑप्शन है विटामिन डी और चौथा ऑप्शन है विटामिन सी। आइए, आपको विटामिन के वीडियो में बताया गया कि विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है, टोकोफेरॉल। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है, टोकोफेरॉल है। और इसे क्या कहा जाता है, सौंदर्य का विटामिन कहा जाता है। और इस विटामिन की कमी से क्या हो जाता है, जननांगों का विकास, समुचित विकास नहीं हो पाता है। अर्थात इसकी कमी से क्या है, नपुंसकता रोग होता है। कौन सा रोग होता है, नपुंसकता रोग। विटामिन बी क्या है, विटामिन बी का क्या है रासायनिक नाम क्या है, विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है, थायमीन है। क्योंकि विटामिन बी के कई कॉम्प्लेक्स होते हैं। इसमें विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12, B, ये सब क्या है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स से क्या है, कई प्रास्थैतिक समूह है। इस प्रकार विटामिन इन विटामिन बी से क्या कौन सा रोग होता है, कई प्रकार के रोग हों, जैसे थायमीन से बेरी होता है, फिर कीलोसिस होता है, डर्मेटाइटिस होता है, पेलाग्रा होता है, पर्नीशियस एनीमिया होता है, बालों का झड़ना होता है। ये सारे क्या हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स से होने वाले क्या हैं, विकार है। आइए, क्या है विटामिन डी। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, अर्गोस्टेरॉल। क्या कहा जाता है, अर्गोस्टेरॉल, या इसे कहा जाता है क्या, इसे कहा जाता है कैल्सीफेरॉल। इसे क्या कहा जाता है, कैल्सीफेरॉल कहा जाता है। और इसे सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है। यही विटामिन क्या करता है, इसे एंटी रिकेट्स का विटामिन भी कहा जाता है। विटामिन डी को एंटी रिकेट्स का विटामिन कहा जाता है। और इसे क्या है, यही विटामिन है जो सूर्य के प्रकाश में उपस्थित पराबैंगनी किरणों के द्वारा हमारी त्वचा में जो मेलेनिन वर्धक होता है, वो सूर्य के प्रकाश की पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करके विटामिन डी का क्या करता है, संश्लेषण करता है। और ये विटामिन डी क्या करता है, संश्लेषण करने के बाद ये क्या होता है, मेलेनिन की उपस्थिति के कारण हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी नहीं हो पाती। हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी नहीं हो पाती है। और इसे क्या कहते हैं, सनशाइन विटामिन कहा जाता है। और यही विटामिन क्या करता है, त्वचा के रंग का नियंत्रण करता है। इसी कारण विटामिन डी को क्या कहा जाता है, विटामिन डी हार्मोन की तरह कार्य करता है। हमारे शरीर में जो विटामिन डी होता है वो हार्मोन की तरह कार्य करता है। ये आपका प्रश्न का ये क्या है, उत्तर है। क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हार्मोन की तरह कार्य करता है। तो विटामिन ई क्या है, सौंदर्य का विटामिन है। विटामिन बी के कई कॉम्प्लेक्स हैं, इससे बेरी होता है, पेलाग्रा होता है, डर्मेटाइटिस होता है, कीलोसिस होता है, बालों का झड़ना होता है, पर्नीशियस एनीमिया होती है। ये सब किससे होते हैं, विटामिन बी के कई प्रास्थैतिक समूह से होते हैं। विटामिन डी को सनशाइन का विटामिन, एंटी रिकेट्स का विटामिन क्या कहा जाता है, एंटी रिकेट्स का विटामिन कहा जाता है। इसका रासायनिक नाम क्या है, अर्गोस्टेरॉल या कैल्सीफेरॉल है। और यही विटामिन जो होता है सूर्य के प्रकाश से इसका क्या होता है, संश्लेषण होता है। कैसे संश्लेषण होता है, जो सूर्य के प्रकाश में उपस्थित पराबैंगनी किरणें होती हैं, ये पराबैंगनी किरणें हमारी त्वचा में उपस्थित होता है क्या, मेलेनिन नामक पिगमेंट होता है। मेलेनोसाइट्स कोशिकाओं में क्या, मेलेनिन नामक वर्णक पाया जाता है, जो पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करके विटामिन डी का संश्लेषण करता है। इस प्रकार विटामिन डी हमारे शरीर में हार्मोन की तरह कार्य करता है। अगला ऑप्शन, चौथा ऑप्शन क्या है, विटामिन सी।
विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड है। इसको आपको वीडियो में बताया गया कि विटामिन सी की सबसे पहले खोज 1753 में क्रेट्स नामक वैज्ञानिक ने की थी, लेकिन पब्लिसाइज कहीं पर इसका अंकन न होने के कारण विटामिन बी को ही पहला खोजा गया, विटामिन माना गया। तो विटामिन सी से क्या होता है? अस्कर्वी रोग होता है। अस्कर्वी रोग का मतलब क्या है? मसूड़ों का समुचित विकास, वृद्धि एवं विकास नहीं हो पाता है। मसूड़े क्या है? मसूड़ों से पस निकलता है, खून निकलता है और दांत क्या है? हिलने लगते हैं। इस रोग को क्या कहा जाता है? अस्कर्वी रोग कहा जाता है। और यह हमारे शरीर में विटामिन सी की कमी से होता है। किससे होता है? विटामिन सी की कमी। तो पहले प्रश्न के सभी विकल्पों की क्या व्याख्या सहित क्या है उत्तर आपको दिया गया। दूसरा क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? जैसे देखिए, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? डाइजेस्टिव पाचन तंत्र में आपको विधिवत बताया गया शरीर की ग्रंथियों के बारे में, अंगों के बारे में, हार्मोन के बारे में, एंजाइम के बारे में आपको विधिवत वीडियो दिया गया। तो आइए इसमें देखते हैं। पहला क्या है? पीयूष ग्रंथ। पहला क्या है? पीयूष ग्रंथ। पीयूष ग्रंथ आपको बताया नहीं गया, लेकिन यहाँ पर हम इसकी व्याख्या कर दे गए हैं। पीयूष ग्रंथ क्या है? हमारे शरीर में होता है एक इंडोक्राइन सिस्टम, अंतःस्रावी तंत्र होता है। उस अंतःस्रावी तंत्र की ये पहली ग्रंथ होती है पीयूष ग्रंथ। क्या होती है? पीयूष ग्रंथ। इसी तरह और भी अंतःस्रावी ग्रंथियां हमारे शरीर में पाई जाती हैं। पीयूष ग्रंथ पीनियल काय है, थाइमस है, पैराथायराइड है, थायराइड है, अधिवृक्क है, गोनेट्स है, अंडाशय है, वृषण है। ये क्या है? हमारे शरीर की अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। तो ये पीयूष ग्रंथ जो होती है ये हमारे मस्तिष्क में पाई जाती है, कानों के पीछे पाई जाती है। इसे मास्टर ग्रंथ कहते हैं। और क्या किसका स्राव करती है? क्या किसका स्राव करती है? हार्मोन का स्राव करती है। किसका स्राव करती है? हार्मोन का स्राव करती है। और इसका वजन 0.5 ग्राम होता है। इसका वजन क्या होता है? 0.5 ग्राम होता है। यह जो होती है सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथ होती है। हमारे शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथ कौन होती है? पीयूष ग्रंथ होती है, जो मस्तिष्क में स्थित होती है और 0.5 ग्राम होती है। इससे क्या होते हैं? 10 प्रकार के हार्मोन का स्राव होता है। और ये 10 प्रकार के हार्मोन हमारे शरीर में उपस्थित अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों के स्राव का नियमन एवं नियंत्रण बनाए रखते हैं। इसी कारण पीयूष ग्रंथ को क्या कहते हैं? शरीर की मास्टर ग्लैंड या मास्टर ग्रंथ कहते हैं, या शरीर की अगुआ ग्रंथ कहा जाता है। शरीर की अगुआ। आइए दूसरा ऑप्शन क्या है? अधिवृक्क ग्रंथ। अधिवृक्क ग्रंथ ये हमारे शरीर की क्या है? अंतःस्रावी ग्रंथ है। क्या है? अधिवृक्क ग्रंथ है। जैसे इसका नाम क्या है? अधिवृक्क। या दोनों वृक्कों के ऊपर पाई जाती है और अंडों के ढेर के रूप में पाई जाती है। और इसके 2 भाग होते हैं, अधिवृक्क, एड्रीनल कॉर्टेक्स और एड्रीनल मेडुला भाग होते हैं। इनसे क्या है? एड्रीनेलिन हार्मोन का स्राव होता है। किसका स्राव होता है? एड्रीनेलिन हार्मोन का स्राव होता है। एंटी डाययूरेटिक हार्मोन का स्राव होता है। पैराथार्मोन, कैल्सिटोनिन हार्मोन का स्राव होता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन का स्राव होता है। ये अधिवृक्क ग्रंथ क्या है? इससे जो एड्रीनेलिन हार्मोन का स्राव होता है ये क्या करती है? इसे शरीर की आपातकालीन ग्रंथ भी कहा जाता है। आपातकालीन ग्रंथ क्यों कहा जाता है? कि जब कोई भय, सदमा लगता है तो हमारे शरीर में क्या है? रक्तचाप बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो उस बढ़े हुए ब्लड प्रेशर के समय ये अधिवृक्क ग्रंथ से जो एड्रीनेलिन हार्मोन स्राव होता है ये अधिक मात्रा में स्रावित होकर रक्त में मिलकर हृदय में पहुंचकर उसकी क्या है? हृदय स्पंदन दर को कम कर देता है। इस प्रकार इसे क्या कहा जाता है? शरीर की आपातकालीन ग्रंथ कहा जाता है। शरीर की आपातकालीन ग्रंथ कहा जाता है क्योंकि इससे एड्रीनेलिन नामक क्या है? आपातकालीन हार्मोन का स्राव होता है। अब आइए तीसरा विकल्प है यकृत। तीसरा क्या है? यकृत। पाचन तंत्र के आपके वीडियो में बताया गया कि हमारे शरीर का सबसे बड़ा, शरीर के अंदर पाया जाने वाले सबसे बड़ा अंग कौन है? यकृत है। इसका भार बताया गया 1.5 किलोग्राम होता है, 1.5 किलोग्राम या 1500 ग्राम होता है। और इसके अलावा यकृत क्या है? हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथ भी है। यकृत से किसका है? यकृत में क्या पाए जाते हैं? ग्लेसन्स संपुट पाए जाते हैं। ग्लेसन्स के कैप्सूल संपुट पाए जाते हैं। इस ग्लेसन्स कैप्सूल से किसका स्राव होता है?
पित्त रस का स्राव होता है। किसका स्राव होता है? पित्त रस का स्राव होता है। और इसी यकृत में आपको बताया गया कुप्फर कोशिकाएं पाई जाती हैं जो मृत आरबीसी का विघटन करने का कार्य करती हैं। तो यहाँ पर उत्तर मिल गया। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथ होती है, कौन होती है? यकृत होती है। मनुष्य के शरीर में सबसे अंदर पाया जाने वाला सबसे बड़ा अंग यकृत भी है और सबसे बड़ी ग्रंथ भी कौन होती है? यकृत होती है। इससे बड़े कोई अंग शरीर के अंदर नहीं पाया जाता 1.5 किलोग्राम या 1500 ग्राम का, और ना तो कोई बड़ी ग्रंथ पाई जाती है। इस प्रकार उत्तर आपको मिल गया कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथ कौन होती है? यकृत होती है। आइए चौथा ऑप्शन पर हम देखते हैं। चौथा ऑप्शन है अग्नाशय। आपको अग्नाशय के बारे में बताया गया कि अग्नाशय क्या है? इसे कहा जाता है पेनक्रियाज, और इसे क्या कहा जाता है? शरीर की मिश्रित ग्रंथ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे शरीर की मिश्रित ग्रंथ कहा जाता है। यह हरे पीले रंग की होती है और इसे पूर्ण पाचक ग्रंथ भी कहा जाता है। मिश्रित ग्रंथ क्यों कहा जाता? बताया गया कि अग्नाशय के भीतरी सतह पर अग्नाशय के भीतरी सतह पर दो प्रकार के भाग होते हैं। एक होता है अंतःस्रावी भाग और एक होता है बहिःस्रावी भाग। अंतःस्रावी भाग से हार्मोन का स्राव होता है और बहिःस्रावी भाग से एंजाइम का स्राव होता है। बहिःस्रावी भाग से किसका स्राव होता है? एंजाइम का स्राव होता है। इसी कारण से अग्नाशय से दो प्रकार के रसों, हार्मोन्स और एंजाइम का स्राव होता है। इसी कारण अग्नाशय को शरीर की मिश्रित ग्रंथ कहते हैं या इसे पूर्ण पाचक ग्रंथ कहते हैं, क्योंकि अग्नाशय से जितने भी पाचक रसों का स्राव होता है उससे भोजन के सभी अवयवों, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, उसके बाद न्यूक्लिक अम्लों, सभी भोजन के सभी अवयवों का पाचन अग्नाशय के द्वारा स्रावित पाचक विकरों द्वारा होता है। इसी कारण अग्नाशय को क्या कहते हैं? शरीर की पूर्ण पाचक ग्रंथ अथवा मिश्रित ग्रंथ कहा जाता है। आइए हम तीसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है प्रोटीन अणुओं की इकाई है। प्रोटीन अणुओं की इकाई है। ये भी आपको पाचन तंत्र में इसके बारे में विस्तृत आपको जानकारी दी गई डाइजेस्टिव सिस्टम में कि भोजन के विभिन्न अणुओं का जब पाचन होता है तो किन किन क्या है सरल अणुओं में टूटते हैं। तो आइए हम देखते हैं प्रोटीन अणुओं की इकाई है। इसमें पहला दिया है वसा अम्ल। हम इसके पहले बताया गया कि हमारे भोजन में जो वसा होती है वो वसा पाचक एंजाइम के द्वारा वसीय अम्ल प्लस गिरसलाल में टूटती है। किसमें टूटती है? जो हमारे भोजन में वसा होती है वो वसा पाचक एंजाइम, चाहे अमाशयिक या जठर लाइपेज हो, चाहे आंतरीय लाइपेज हो, चाहे स्टेप्सिन हो, इनके द्वारा ये वसा जो होती है वसा अम्ल और गिलसराल में टूट जाती है। इस प्रकार वसा की सबसे सरल इकाई क्या होती है? वसा अम्ल प्लस गिरसलाल होती है। दूसरा है अमीनो अम्ल। दूसरा क्या है? अमीनो अम्ल। तो क्या होती है? जब हमारे भोजन की जो प्रोटीन टूटती है प्रोटीन पाचक विकरों के द्वारा तो किसमें टूटती है? पेप्टोन्स धन पॉलीपेप्टाइड। पेप्टोन्स धन पॉलीपेप्टाइड। और ये क्या है? पॉलीपेप्टाइड क्या होते हैं? अमीनो अम्ल होते हैं। पॉलीपेप्टाइड में क्या होता है? ये अमीन समूह होता है। इस प्रकार प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? अमीनो अम्ल होती है। इसके पहले वीडियो में अभी आगे बताया जाएगा कि हमारे शरीर में जो होते हैं 20 प्रकार के अमीनो अम्लों की आवश्यकता होती है। हमारे शरीर में 20 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। हमारे शरीर का निर्माण 20 प्रकार के अमीनो अम्लों से हुआ है, जिसमें से 10 अमीनो अम्लों का संश्लेषण हमारे शरीर की कोशिकाएं स्वयं कर लेती हैं। केवल 10 अमीनो अम्लों को हमें अपने भोजन से लेने की आवश्यकता होती है। तो जिन अमीनो अम्लों को भोजन से लेने की आवश्यकता होती है उन्हें आवश्यक अमीनो अम्ल कहते हैं, और जिन अमीनो अम्लों का संश्लेषण हमारी कोशिकाएं स्वयं कर लेती हैं उन्हें कहा जाता है अनावश्यक अमीनो अम्ल कहा जाता है। इस प्रकार प्रोटीन की क्या है? इकाई को कहा जाता है अमीनो अम्ल। प्रोटीन की इकाई को क्या कहा जाता है? अमीनो अम्ल। इस प्रकार आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया। प्रोटीन अणुओं की इकाई क्या है? अमीनो अम्ल। आइए हम तीसरे ऑप्शन देखते हैं विटामिन। क्या है? विटामिन। विटामिन क्या है? इसके पहले बताया गया विटामिन के बारे में। विटामिन क्या है? हमारे भोजन के महत्वपूर्ण घटक हैं, लेकिन इनका ऊर्जा के रूप में कोई शरीर में महत्व नहीं है, अर्थात इनसे ऊर्जा नहीं प्राप्त होती है। इनकी सूक्ष्म मात्रा हमारे शरीर में होने वाली विभिन्न उपापचयी क्रियाओं का नियमन नियंत्रण करती है। इस प्रकार विटामिन क्या है? विटामिन हमारे
क्या है, आहार के क्या है, सूक्ष्म क्या है, उपापचयी नियंत्रक पदार्थ है, सूक्ष्म उपापचयी नियंत्रक पदार्थ। आइए चौथा ऑप्शन है ग्लूकोज। क्या है, ग्लूकोज एक क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। और किस प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, मोनोसेक्राइड। किस प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, मोनोसेक्राइड है। इस प्रकार चौथा ऑप्शन क्या है, ग्लूकोज। क्या, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और ग्लैक्टोज ये सब क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट के क्या है, प्रथम प्रकार का क्या है, मोनोसेक्राइड्स है। जबकि डाइसेक्राइड में क्या होता है, माल्टेज, सुक्रेज या क्या है, माल्टेज, सुक्रेज ये सब क्या है, डाइसेक्राइड है। जबकि पॉलीसेक्राइड या ओलिगोसेक्राइड क्या होते हैं, ग्लाइकोजन है, जिलेटिन है, मंड है, सुबेरिन है, ये सब क्या है, पॉलीसेक्राइड्स होते हैं। इस प्रकार ग्लूकोज क्या होता है, एक क्या होता है, मोनोसेक्राइड्स होता है। अब आइए चौथे प्रश्न पर चलते हैं। चौथा प्रश्न क्या है, लाइसोजाइम पाया जाता है। लाइसोजाइम क्या है, आइए इसके बारे में पहले। लाइसोजाइम एक जीवाणु मृतनाशक एंजाइम होता है। लाइसोजाइम एक जीवाणु नाशक क्या होता है, एंजाइम होता है। और इसका स्राव आहार नाल के विभिन्न भागों द्वारा होता है। आहार नाल के विभिन्न भागों के द्वारा होता है। तो इसमें पहला क्या है, लार में। लार में भी क्या पाया जाता है, लाइसोजाइम पाया जाता है। बताया गया वीडियो में कि हमारे मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। इन लार ग्रंथियों को क्या कहा जाता है, कर्णमूल ग्रंथ, अधोजीवा ग्रंथ, अधोहन ग्रंथ। और इनके द्वारा क्या है, लार रस का स्राव होता है। और लार रस में 3 एंजाइम पाए जाते हैं। कौन कौन पाए जाते हैं, टाइलिन पाया जाता है, लाइसोजाइम पाया जाता है और मायोजाइम पाया जाता है। टाइलिन क्या करता है, जो हमारे भोजन में मंड होती है उसका पाचन करता है और उसको माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। इस प्रकार टाइलिन एंजाइम क्या है, मंड का पाचन करता है। और लाइसोजाइम क्या करता है, जो हमारे भोजन में जीवाणु होते हैं उनको क्या करता है, मारने का कार्य करता है, उनको मृत करने का कार्य करता है। और मायोजाइम से म्यूसिन का स्राव होता है, जो भोजन में मिलकर उसे श्लेष्म व चिपचिपा बनाने का कार्य करता है। इस प्रकार ये क्या है, लाइसोजाइम एक जीवाणुनाशक एंजाइम है जो कहाँ पाया जाता है, हमारे लार में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, लार में पाया जाता है, पसीने में पाया जाता है। क्योंकि पसीना कहाँ से निकलता है, हमारी त्वचा में क्या पाई जाती हैं, असंख्य श्वेत ग्रंथियां पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं, श्वेत ग्रंथियां पाई जाती हैं। और इन श्वेत ग्रंथियों से क्या है, जल एवं खनिज लवण का स्राव होता है। उसके अलावा उसमें क्या पाए जाते हैं, उसमें लाइसोजाइम पाए जाते हैं, जो हमारी त्वचा पर, तो त्वचा की सतह पर पाए जाने वाले सूक्ष्म जीवों, कीटाणुओं को नष्ट करने का कार्य करती हैं। इस प्रकार पसीने में भी लाइसोजाइम पाया जाता है। तीसरा है आंसू। आंसू में भी क्या पाया जाता है, लाइसोजाइम पाया जाता है, जो आंख में पड़ने वाले धूल के कणों के साथ जीवाणुओं को मृत करने का कार्य करके आंखों को क्या करती हैं, हमेशा सफाई करती रहती हैं। इस प्रकार आंसू में भी लाइसोजाइम पाया जाता है। इस प्रकार चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी में। इस प्रकार चौथे का उत्तर हुआ कि लाइसोजाइम का पाया जाता है, लार में भी पाया जाता है, पसीने में भी पाया जाता है, आंसू में पाया जाता है। और इस प्रकार इसका उत्तर हुआ उपरोक्त सभी में। चूंकि ये क्या है, लार, पसीना और आंसू ये क्या है, सब क्या है, त्वचा के द्वारा क्या है, स्रावित पदार्थ हैं। त्वचा के द्वारा स्रावित उत्सर्जी पदार्थ हैं, जो हमारे शरीर में संतुलन स्थापित करने का कार्य करते हैं। इस प्रकार इन तीनों में क्या है, लाइसोजाइम पाया जाता है। इसलिए इसका ऑप्शन क्या हुआ, उपरोक्त सभी। आइए क्वेश्चन नंबर 5, विटामिन ए किसके संश्लेषण का पुरोगामी है। विटामिन ए किसके संश्लेषण का पुरोगामी है। आपको पढ़ाया गया कि आहार नाल से स्रावित पाचक विकरों का हार्मोनल नियंत्रण, उस अध्याय में आपको पढ़ाया गया। उसी अध्याय से क्या है, क्वेश्चन पूछा गया है प्रतियोगी परीक्षाओं, जैसे क्या है बताया गया। इसके पहले नीट, टेट, सीटेट, अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया क्वेश्चन है। जो राजकीय बायोलॉजी प्रयोक्ता परीक्षा हुई, उसमें एक क्वेश्चन आया था कि विटामिन ए किसके संश्लेषण का पुरोगामी है। तो उसमें आपको बताया गया कि हमारे छोटी आंत से 5 हार्मोन स्रावित होते हैं। उसमें आपको बताया गया, क्या बताया, सिक्रेटिन बताया गया, कोलिसिस्टोकाइनिन बताया गया और इंटेरोकाइनिन बताया गया।
और डुओक्रीनिन बताया गया और गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड बताया गया। ये आपको क्या है, हार्मोन के बारे में बताया गया। तो जिसमें से आपको बताया गया था कि विटामिन ए किसके संश्लेषण का पुरोगामी होता है। देखिए, सोमैटोस्टेनिन का स्राव अग्नाशय की डेल्टा कोशिकाओं द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? अग्नाशय की डेल्टा कोशिकाओं द्वारा होता है, जो अल्फा और बीटा कोशिकाओं के स्राव का नियमन एवं नियंत्रण बनाए रखती है। इस प्रकार ये क्या है, विटामिन ए का ये पुरोगामी सोमैटोस्टेनिन नहीं है। अब आइए, सोमैटोस्टेनिन। फिर है दूसरा है रेटिनिन। दूसरा क्या है? रेटिनिन। अब देखिए, विटामिन ए का बताया गया रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल है। और इसे क्या है, कैरोटीन का विटामिन भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? कैरोटीन का विटामिन भी कहा। इसे प्रतिसंक्रमण रोधी विटामिन भी कहा जाता है। और इसका हमारे शरीर में कार्य क्या होता है? ये क्या करता है, हमारी जो आंखों में पाई जाती है, क्या है, रेटिना पाई जाती है, या रेटिनल जो पेशियां पाई जाती हैं, इनके वृद्धि एवं विकास का नियमन एवं नियंत्रण करता है। तो इस प्रकार रेटिना को क्या है, रेटिना को क्या है, स्वच्छ बनाए रखता है। मतलब रेटिना को स्वच्छ बनाए रखता है। तो इस कारण से विटामिन ए का पुरोगामी क्या है, संश्लेषण क्या है? रेटिनिन है। क्या है? रेटिनिन है। आपके प्रश्न का उत्तर में विटामिन ए का पुरोगामी संश्लेषण किसके संश्लेषण का पुरोगामी है? तो सोमैटोस्टेनिन। क्या है? अग्नाशय से इसका स्राव होता है, अग्नाशय की डेल्टा कोशिकाओं से इसका स्राव होता है, और यह अल्फा और बीटा कोशिकाओं के स्राव का नियमन एवं नियंत्रण बनाए रखती है। जबकि रेटिनिन का संश्लेषण क्या है? रेटिनिन किसमें महत्वपूर्ण भूमिका हो? इसका संश्लेषण क्या विटामिन ए के द्वारा होता है। इस प्रकार इसका उत्तर क्या मिला? रेटिनिन। क्या मिला? रेटिनिन या रेटिनल या रेटिना। रेटिना की परत को यह क्या है, स्वस्थ बनाए रखता है। और तीसरा ऑप्शन है स्क्रोटाप्सिन। तीसरा क्या है? स्क्रोटाप्सिन। तो स्क्रोटाप्सिन ये क्या है, कोई विटामिन है ही नहीं। फिर क्या है? चौथा ऑप्शन है आयरिस के वर्णक। तो आयरिस क्या है? आयरिस के वर्णक मतलब जो हमारी आंखों में जो रंग होता है उसी के आयरिस के वर्णक। तो इसका संश्लेषण जो है विटामिन ए के द्वारा नहीं होता है। इस प्रकार विटामिन ए किसके संश्लेषण का पुरोगामी है? रेटिनिन के संश्लेषण का क्या है, पुरोगामी। चूंकि रेटिना का वृद्धि एवं विकास करता है और उसे स्वस्थ बनाए रखने का कार्य कौन करता है? क्या विटामिन ए करता है। इस प्रकार विटामिन ए किसका है? रेटिनिन का। आइए अगला क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट प्रचुर भोजन के अंतर्गत कार्बोहाइड्रेट प्रचुर भोजन के अंतर्ग्रहण के पश्चात इंसुलिन स्रावण का संभवतः उद्दीपन होता है। कार्बोहाइड्रेट प्रचुर भोजन के अंतर्ग्रहण के पश्चात इंसुलिन स्रावण का संभवतः उद्दीपन होता है। तो आइए, इसमें बताया गया था कि किसके द्वारा, कि हमारे आहार नाल के विभिन्न भागों द्वारा स्रावित पाचक विकरों का हार्मोनल नियंत्रण में बताया गया था कि क्या है, जब हमारे कहाँ है, आहार नाल में अमाशय से कार्बोहाइड्रेट आगे छोटी आंत के अग्रभाग पक्वाशय में बढ़ती है भोजन, तो उसमें होता क्या है कि कैसे होता है, किसका संश्लेषण करता है। क्योंकि दो पाचक ग्रंथियां जुड़ी होती हैं डुओडेनम या पक्वाशय से, ऊपर से यकृत और नीचे से अग्नाशय। तो होता क्या है, जब कार्बोहाइड्रेट की प्रचुर मात्रा पक्वाशय से गुजरती है तो होता क्या है कि छोटी आंत के द्वारा जो स्रावित होता है कौन, सीसीके को कहा जाता है कोलिसिस्टोकाइनिन। कोलिसिस्टोकाइनिन क्या करता है, अग्नाशय को उत्तेजित करता है, अग्नाशय ग्रंथियों को उत्तेजित करता है। और उत्तेजित करने के बाद चूंकि अग्नाशय में कार्बोहाइड्रेट पाचक विकर कौन होता है, अग्नाशय में कार्बोहाइड्रेट पाचक विकर को कहा जाता है एमाइलाप्सिन। क्या कहा जाता है, एमाइलाप्सिन कहा जाता है। एमाइलाप्सिन को ये क्या है, एमाइलाप्सिन का स्राव करने वाली कोशिकाओं को क्या कर देता है, ये उत्तेजित कर देता है। और एमाइलाप्सिन अधिक मात्रा में स्रावित होता है और वह क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। फिर क्या है, GLP एमाइड द्वारा, ये क्या है, ये प्रोटीन, ये क्या है, प्रोटीन पाचक हार्मोन है। प्रोटीन
क्या है, प्रोटीनी हार्मोन का उत्तेजन करने वाला ये हार्मोन है। फिर उसके बाद सीरोटोनिन, सीरोटोनिन ये क्या है, सीरोटोनिन क्या है, ये भी हार्मोन है, क्या है, सीरोटोनिन हार्मोन। उसके बाद इंटरल्यूकिन 5 के द्वारा, इंटरल्यूकिन 5 के द्वारा, इंटरल्यूकिन किससे स्राव होता है, ये आंत्र से स्राव होता है। किससे स्राव होता है, आंत्र में जो हार्मोन का स्राव करने वाली कोशिकाएं पाई जाती हैं, उनसे इंटरल्यूकिन हार्मोन का स्राव होता है। इस प्रकार जब कार्बोहाइड्रेट प्रचुर मात्रा में अंतर्ग्रहण के पश्चात इंसुलिन स्रावण का संभवतः उद्दीपन किसके द्वारा होता है, तो इंसुलिन स्रावण का उद्दीपन जो होता है कोलिसिस्टोकाइनिन हार्मोन द्वारा होता है। कोलिसिस्टोकाइनिन और सिक्रेटिन हार्मोन द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, कोलिसिस्टोकाइनिन और सिक्रेटिन हार्मोन द्वारा होता है। इस प्रकार इसका उत्तर क्या हुआ, कोलिसिस्टोकाइनिन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, 7वां क्वेश्चन है, रेनिन का स्राव होता है, रेनिन का स्रावण होता है। इसमें विकल्प क्या है, पहला विकल्प है सघन मैकुला में स्थित कोशिकाओं द्वारा, सघन मैकुला में स्थित कोशिकाओं द्वारा। दूसरा ऑप्शन है समीपस्थ नलिका में स्थित कोशिकाओं द्वारा। तीसरा ऑप्शन है दूरस्थ नलिका में स्थित कोशिकाओं द्वारा। और चौथा ऑप्शन है गुच्छासन कोशिकाओं द्वारा। तो आइए देखते हैं कि पहला क्या है, सघन मैकुला में स्थित कोशिकाओं द्वारा। तो रेनिन का जो स्रावण होता है वो सघन मैकुला में स्थित कोशिकाओं द्वारा होता है। ये सघन मैकुला में स्थित कोशिकाएं जो होती हैं अमाशय में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती हैं, अमाशय में पाई जाती हैं। अमाशय के किस भाग में पाई जाती हैं, अमाशय के निचले भाग जिसे पाइलोरिक कहते हैं, अमाशय के पाइलोरिक भाग में जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं। और इन जठर ग्रंथियों में क्या पाई जाती है, सघन मैकुला की कोशिकाएं पाई जाती हैं। और इन सघन मैकुला की कोशिकाओं से रेनिन का स्राव होता है, रेनिन का स्राव होता है। रेनिन क्या है, एक क्या है, दुग्ध, क्या है, दुग्ध प्रोटीन को क्या करता है, सरल प्रोटीन में तोड़ने का कार्य करता है। अर्थात रेनिन एक क्या है, प्रोटीन पाचक एंजाइम है जिसका स्राव कहाँ होता है, अमाशय में होता है। अमाशय में किससे होता है, सघन मैकुला में स्थित कोशिकाओं से होता है। आइए दूसरा ऑप्शन क्या है, समीपस्थ नलिका में स्थित कोशिकाओं द्वारा। इस समीपस्थ नलिका कहाँ पाई जाती हैं, जो हमारे नेफ्रॉन होते हैं, जो वृक्कों के अंदर पाए जाते हैं, जो बोमेन संपुट होता है। तो बोमेन संपुट के नीचे जो नलिकाकार संरचना होती है उसे समीपस्थ नलिका कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, समीपस्थ नलिका कहते हैं। फिर दूरस्थ नलिका, दूरस्थ नलिका क्या होती है, जो बोमेन संपुट के दूर की शाखा होती है, जो किससे जुड़ी होती है, मूत्र वाहिनी से जुड़ी होती है, उसे दूरस्थ नलिका कहते हैं। और गुच्छासन कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं, ये बोमेन संपुट में पाई है, बोमेन संपुट के अंदर पाए जाते हैं, कोशिकाओं का गुच्छा पाया जाता है जिसे गुच्छासन कोशिकाएं कहते हैं। इस प्रकार ये तीनों कोशिकाएं किसे पाई जाती हैं, नेफ्रॉन, वृक्क की इकाई नेफ्रॉन में पाई जाती है। कौन, समीपस्थ नलिका, दूरस्थ नलिका और गुच्छासन एक कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं, वृक्क की इकाई नेफ्रॉन में पाई जाती हैं। तो इस प्रकार ये क्या है, ये ऑप्शन क्या है, एक दूसरे से भिन्न है। इस प्रकार क्या है, सघन मैकुला में स्थित कोशिकाओं के द्वारा किसका स्राव होता है, रेनिन का स्राव होता है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। वृद्ध रक्ताणु नष्ट होते हैं, वृद्ध रक्ताणु नष्ट होते हैं। इसमें पहला ऑप्शन है प्लीहा एवं यकृत के द्वारा, प्लीहा एवं यकृत के द्वारा। आपको पाचन तंत्र के वीडियो में बताया गया कि प्लीहा या स्प्लीन या इसे तिल्ली कहा जाता है, और इसे शरीर का रुधिर बैंक या ब्लड बैंक कहा जाता है। जो आवश्यकता से अधिक ब्लड होता है वो प्लीहा के अंदर संचित होता है। दूसरा क्या है, यकृत, दूसरा क्या है, यकृत। यकृत क्या करता है, शैशव अवस्था में, भ्रूण अवस्था में क्या करता है, ये रुधिर के निर्माण का कार्य करता है। और यकृत में पाई जाती हैं कुप्फर कोशिकाएं। कौन पाई जाती हैं, कुप्फर कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिनका प्रमुख कार्य है मृत आरबीसी का विघटन करके उसे सरल अणुओं में तोड़ने का कार्य करती हैं। और प्लीहा में भी क्या पाई जाती हैं, वृद्ध रक्ताणु का क्या है, भक्षण करने वाली कोशिकाएं पाई जाती हैं, भक्षण करने वाली कोशिकाएं पाई जाती हैं। इस प्रकार वृद्ध रक्ताणु जो नष्ट होते हैं प्लीहा एवं यकृत में होते हैं। आपका पहला ऑप्शन क्या है,
ये प्रश्न का उत्तर है। दूसरा ऑप्शन क्या है? हृदय तथा फुफ्फुस द्वारा। हृदय क्या करता है? हृदय हमारे शरीर में रुधिर को क्या करता है? पंप करता है। और फुफ्फुस क्या करता है? हमारे रक्त में ऑक्सीजन मिलाने का कार्य करता है, अर्थात श्वसन की क्रिया करने का कार्य करता है। इस प्रकार हृदय तथा फुफ्फुस क्या करते हैं? एक करता है रुधिर का परिसंचन करता है, एक रुधिर को ऑक्सीजनित करता है। इस प्रकार ये ऑप्शन क्या है? प्रश्न का उत्तर नहीं है। और तीसरा है वृक्क द्वारा। वृक्क क्या करते हैं? वृक्क हमारे शरीर के प्रमुख उत्सर्जी अंग हैं जो रुधिर से क्या है? उत्सर्जी पदार्थों को छानकर अलग करने का कार्य करते हैं। इस प्रकार वृक्क क्या करता है? रुधिर को छानने का कार्य करता है। ये भी प्रश्न का उत्तर नहीं है। और चौथा ऑप्शन है पित्ताशय द्वारा। पित्ताशय क्या है? पित्ताशय लीवर के नीचे, यकृत के नीचे क्या है? थैली के समान संरचना पाई जाती है, बटुए के समान संरचना पाई जाती है, जिसे पित्ताशय या गाल ब्लैडर कहते हैं, जो यकृत के द्वारा पित्तरस का स्राव होता है या पित्तरस पित्ताशय में इकट्ठा होता है, या पित्तरस क्या है? पित्ताशय या गाल ब्लैडर में इकट्ठा होता है। और जब पक्वाशय से भोजन गुजरता है तो ये पित्तरस उसमें धीरे धीरे मिलता जाता है। कैसे मिलता है? क्योंकि जो पित्त वाहिनी होती है, इस पित्त वाहिनी के मुख पर क्या पाई जाते हैं? ओडाई की संकोच पेशी पाई जाती है। ओडाई की संकोच पेशी पाई जाती है, जो किसके द्वारा? ओडाई की संकोच पेशी जो होती है कोलिसिस्टोकाइनिन, कोलिसिस्टोकाइनिन के द्वारा ये क्या होती है? नियंत्रित होती है। किसके द्वारा? ये कोलिसिस्टोकाइनिन हार्मोन के द्वारा नियंत्रित होती है। इस प्रकार पित्ताशय क्या करता है? पित्त का संग्रहण करता है। इस प्रकार ये प्रश्न का उत्तर ये भी चौथा भी नहीं है। इस प्रकार वृद्ध रक्ताणु नष्ट होते हैं। किसमें नष्ट होते हैं? प्लीहा एवं यकृत में नष्ट होते हैं। प्लीहा एवं यकृत में। अगला क्वेश्चन है, 9वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित संरचनाओं को अंगों में उनके स्थानों के साथ मिलान कीजिए। निम्नलिखित संरचनाओं को अंगों में उनके स्थान के साथ मिलान कीजिए। जिसमें पहली संरचना क्या है? लीवर कुहन की प्रभु, क्रिप्ट ऑफ लीवर कुहन। तो क्रिप्ट ऑफ लीवर कुहन ये क्या होती है? कहाँ पाई जाते हैं? हमारी छोटी आंत की भीतरी सतह पर पाई जाती हैं। ये आंतरिक ग्रंथियों का भाग होती हैं जो आंतरिक रस व श्लेष्म का स्राव करती है, जो आंतरिक रस व श्लेष्म का स्राव करती हैं। इस प्रकार लीवर कुहन प्रभुइका कहाँ पाई जाती? छोटी आंत। और छोटी आंत को स्मॉल इंटेस्टाइन भी कहा जाता है, और इसी का क्षुदांत्र भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? क्षुदांत्र कहा जाता है। और क्षुदांत्र के आपको पाचन तंत्र के वीडियो में बताए गए कि क्षुदांत्र के 3 भाग होते हैं। पहला भाग होता है डुओडिनम, दूसरा भाग होता है जेजुनम, और तीसरा भाग होता है इलियम। डुओडिनम क्या होता है? ये छोटी आंत का अग्रभाग होता है, जिसमें ब्रूनर ग्रंथियां पाई जाती हैं जो श्लेष्म का स्राव करती हैं, जिसके कारण भोजन चिपचिपा होता है और आगे उसे सरकने में आसानी होती है। जेजुनम जो होता है, जेजुनम क्या होता है? जेजुनम ये छोटी आंत का मध्य भाग होता है, लेकिन जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो यही जो जेजुनम संरचना क्या होती है? रिक्त हो जाती है। क्या हो जाती है? रिक्त हो जाती है, अर्थात इसमें किसी भी भोजन के टुकड़े नहीं रह जाते हैं, सब आगे बढ़ जाते हैं। और तीसरा है इलियम। इलियम क्या है? छोटी आंत का पश्च भाग है, जो सबसे महत्वपूर्ण भाग है, जिसमें रसांकुर पाए जाते हैं। इसमें क्या पाए जाते हैं? रसांकुर पाए जाते हैं। और आंतरिक रस का स्राव करने वाली कोशिकाएं पाई जाती हैं, और उसी में पैनथ कोशिकाएं पाई जाती, उसमें क्या पाई जाती हैं? पैनथ कोशिकाएं पाई जाती हैं, जो लाइसोजाइम का स्राव करती हैं। और यह लाइसोजाइम भोजन में उपस्थित जीवाणुओं को नष्ट करने का कार्य करता है। इस प्रकार लीवर कुहन परगोइका कहाँ पाई जाती है? छोटी आंत में पाई जाती है। तो इसका मिलान क्या हुआ? ये छोटी आंत क्षुदांत्र हुआ। दूसरा है ग्लिसन्स का कैप्सूल। ग्लिसन्स का कैप्सूल किसमें पाया जाता है? यकृत में उसमें पाया जाता है, यकृत में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? ग्लिसन्स का कैप्सूल यकृत में पाया जाता है, जो पित्त रस का स्राव करता है। जो किसका स्राव करता है? पित्त रस का स्राव का कार्य करता है। इस प्रकार ग्लिसन्स का कैप्सूल किससे संबंधित होता है? यकृत से संबंधित होता है। किससे संबंधित होता है? यकृत से संबंधित होता है। और तीसरा है लैंगरहैंस की दीपिकाएं या लैंगरहैंस के द्वीप। तो लैंगरहैंस की दीपिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? अग्नाशय में पाई जाती हैं। इसके पहले बताया गया कि अग्नाशय के 2 भाग होते हैं, बहिस्रावी भाग और अंतःस्रावी भाग। जो अंतःस्रावी भाग होता है लैंगरहैंस की दीपिकाओं से बना होता है। लैंगरहैंस की दीपिकाएं 3 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनी होती हैं। अल्फा कोशिकाएं, बीटा कोशिकाएं, डेल्टा कोशिकाएं। अल्फा कोशिकाओं से ग्लूकेगान हार्मोन
बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन हार्मोन और डेल्टा कोशिकाओं से सोमैटोस्टेनिन हार्मोन का स्राव होता है। इस प्रकार लैंगर-हैंस की द्वीपिका अग्नाशय से संबंधित होती है। तो इसका मिलान किससे हुआ? अग्नाशय से हुआ। और ब्रूनर ग्रंथियां किससे पाई जाती हैं? अभी बताया गया कि ब्रूनर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती? डुओडेनम या ग्रहणी। ग्रहणी क्या होती है? छोटी आंत का अग्रभाग होती है जिसमें ब्रूनर ग्रंथियां पाई जाती हैं। इन ब्रूनर ग्रंथियों से श्लेष्म का स्राव होता है जो भोजन में मिलकर उसे श्लेष्म और चिपचिपा बनाता है, जिससे भोजन को आहार नाल में आगे से रखने में आसानी होती है। इस प्रकार ब्रूनर ग्रंथियां किससे संबंधित होती हैं? ग्रहणी से संबंधित होती हैं जो श्लेष्म का स्राव करती हैं। इस प्रकार इसका मिलान हो गया। लीवर कोन की प्रभुविका किससे संबंधित होती है? किससे संबंधित होती है? क्रिप्ट ऑफ लीवर छोटी आंत या क्षुदांत से होती है। ग्लेसन का कैप्सूल यकृत से संबंधित होता है। लैंगर-हैंस के द्वीप अग्नाशय से संबंधित होते हैं। और ब्रूनर ग्रंथियां किससे संबंधित होती हैं? ग्रहणी या डुओडेनम या पक्वाशय से संबंधित होती हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है अंतिम वाला, अमाशय में जठर रस का स्राव होता है। अमाशय में जठर रस का स्राव होता है। अमाशय में जठर रस का मतलब यस्यर, अमाशय में जठर रस, क्योंकि सबसे ज्यादा क्या है हमारे अमाशय में किसकी मात्रा होती? अम्ल की मात्रा होती। किसकी मात्रा होती है? अम्ल की मात्रा होती है। तो अमाशय में जठर रस का स्राव होता है। तो अमाशय में जठर रस का स्राव होता है। भित्तीय कोशिकाएं या इसे कहा जाता है आक्सेंटिक कोशिकाएं। भित्तीय कोशिकाएं या आक्सेंटिक, अमाशय में जो कोशिकाएं पाई जाती हैं उसमें क्या पाई? भित्तीय कोशिकाएं, जिसे पेराइटर या आक्सेंटिक कोशिकाएं कहा जाता है। इन पेराइटल या आक्सेंटिक कोशिकाओं से एचसीएल का स्राव होता है। और ये एचसीएल कार्य क्या करता है? हमारे क्या है? भोजन में उपस्थित जीवाणुओं को नष्ट करने का कार्य करता है। अमाशयी पाचक विकरों को सक्रिय बनाने का कार्य करता है। और भोजन को अम्लीय माध्यम में कन्वर्ट करने का कार्य करता है। और भोजन को सड़ने से बचाने का कार्य करता है। इस प्रकार अमाशय में जठर रस का स्राव किसके द्वारा होता है? भित्तीय कोशिकाओं या आक्सेंटिक कोशिकाओं द्वारा होता है। जबकि पेप्टिक कोशिकाओं के द्वारा प्रोटीन पाचक एंजाइम पेप्सिन और रेनिन का स्राव होता है। पेप्टिक कोशिकाएं, अमाशय में भी पेप्टिक कोशिकाएं पाई जाती हैं, लेकिन इन पेप्टिक कोशिकाओं के द्वारा पेप्सिन व रेनिन एंजाइम का स्राव होता है जो प्रोटीन पाचक एंजाइम होते हैं। अगला है अम्लजन कोशिकाएं। अम्लजन कोशिकाएं, ये अम्लजन कोशिकाएं क्या है? अमाशय में नहीं पाई जाती हैं। अम्लजन कोशिकाएं अमाशय में नहीं पाई जाती। तीसरा है गैस्ट्रिन का स्राव करने वाली कोशिकाएं। तो गैस्ट्रिन का स्राव करने वाली कोशिकाओं से क्या है? गैस्ट्रिन हार्मोन का स्राव होता है। किसका स्राव होता है? गैस्ट्रिन का स्राव करने वाली कोशिकाओं से गैस्ट्रिन हार्मोन का स्राव होता है। एक गैस्ट्रिन का स्राव करने वाली कोशिकाएं अमाशय में पाई जाती हैं और एक गैस्ट्रिन हार्मोन अमाशय के पाचक विकरों के स्राव का नियंत्रण करता है। इस प्रकार आपका 10वें प्रश्न का उत्तर हुआ अमाशय में जठर रस का स्राव किसके द्वारा होता है? भित्तीय कोशिकाओं या आक्सेंटिक कोशिकाओं द्वारा होता है। तो मेरे मित्रों, आज आपको पाचन तंत्र से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए, उन प्रश्नों की श्रृंखला में आपको 10 प्रश्न दिए गए और 10 प्रश्नों के उत्तर व्याख्या सहित आपको प्रस्तुत किए गए। और